हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का मॉडल सेट 5 का सब्जेक्टिव वाला का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, सभी विषय का जो है प्रत्येक का मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मॉडल पेपर से तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में मॉडल पेपर से लगभग 60 से लेकर 80% तक जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, टच होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कि फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा और 19 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन ए से यहाँ पे पूछा गया है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो जिसमें कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखें, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और ओम के नियम, इन सभी को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इसका हम आंसर आपको बता देता हूं। देखिए, आंसर आपको ये लिखना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ओम है। इसे जो है ओम द्वारा निर्देश किया जाता है या सूचित किया जाता है। यह केवल चाल की सामग्री पर निर्भर करता है, यह चालक के आकार और आकार पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिरोध चालक के आकार और आकार पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ लिखें। तो 2 लाभ आपको बताना है। तो पहला इसका इस तरीके से पॉइंट नुमा बताना है। तो पहला आपको लिखना है कि धारा के सभी विद्युत उपकरण में विभाजित होता है। ठीक है, धारा के सभी विद्युत उपकरण जो है वो विभाजित में होता है और परिपथ में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है और उपकरण ठीक से काम करते हैं। यदि समांतर क्रम संयोजन एक उपकरण फ्यूज या विफल हो जाता है तो अन्य उपकरण बिना प्रभावित हुए काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 जो है लाभ आपको बता देना है, 2 कार्य यहाँ पे बता देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 ऐसे धातु का नाम बताइए जो जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। तो इसका आपका आंसर देना है कि गैलियम और सिलिज्यम एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर जो है पिघल जाती है। हथेली पर रखने पर गैलियम पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है और बस हमारी हथेली में गर्मी उन्हें आसानी से पिघला सकती है। सिलिज्यम एक मोमी चांदी सोना धातु तत्व है जो पोथर धातुओं के साथ तुलना करने पर सबसे नरम होता है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। देखिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कार्बन चैप्टर से है, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैंने बताया था कि सभी जो है उनका भाग जितना भी है, वर्गीकरण है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन जितना भी है उन सभी का, एथान, मिथान, प्रोपन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इतना भी है, सभी को याद कर लेना है। उसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए, संरचना सूत्र भी याद कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में इस बार आने का 100% चांस है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 गो दिया गया है, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से 2 कौन कौन से हैं। तो दोनों में से कौन सा हो जाएगा, C3H6, ये हो जाएगा C3H6 और C2H2, ये क्या हो जाएगा, ये संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार लिखना है कि उत्तर में लिखना है C3 और H6 और C2H2 केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही अतिरिक्त अभिक्रिया करते हैं। दिए गए यौगिक में केवल C3H6 प्रोपीन और C2H2 जो है एसिटिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता चैप्टर से है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देना है कि वंशानुक्रम का तात्पर्य माता पिता से संतानों में जीन के संचरण की प्रक्रिया से है। वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतानों में आनुवांशिक लक्षणों का पारित होना है।
और इन संतानों को अपने माता पिता से सभी आनुवंशिक जानकारी प्राप्त होती है। यानी दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि माता पिता के जो भी जीन होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो जो है अपने संतानों में जो है परिवर्तित होती है, उसी को कहा जाता है आनुवंशिकता। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है। तो यहाँ पे लिखना है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए या क्षति के लिए जिम्मेदार रासायनिक यौगिक का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFS या फ्रिंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर दे देना है, 2 को आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कहता है कि उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देना है कि एक अधिगृहित विशेषता एक व्यक्ति में पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकसित चरित्र है। ये लक्षण एक जीवित जीव के DNA द्वारा कोडित नहीं होते, इसलिए भविष्य में पीढ़ियों को पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह लिखना है कि भविष्य में पीढ़ियों को पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी से है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 5 प्रश्नों का ही आप लोगों को जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 अंक का है। ठीक है, देखिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, 8 नंबर है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है जब, यहाँ पे 3 को दिया गया है, तीनों यहाँ पे देखा क्या 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 लिखा है कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाता है। पहला क्या कहता है कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाता है, इसका कारण भी मैं बताऊंगा, इसको पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए। तीसरा है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए। तो किस तरीके से जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रभावित होती है, इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले क्या दिया था कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाई जाए, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि यदि विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो विद्युत धारा ले जाने वाली वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पे कह रहा था कि कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि कुंडली से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। और तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा था कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि किया जाए, यानी कुंडलियों में जो है फेरों की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है कि कुंडली के घुमावों की संख्या में वृद्धि होने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। और देखिए ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, और वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 ही अंतर आप लोगों को बताना है। तो आपको 3 अंतर किस प्रकार बताना है, तो डायरेक्ट लिखना है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में निम्नलिखित अंतर है। इस ढांचा के नुमा आप लोग बना सकते हैं या परिभाषा अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से देना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए पहला लिखना है इस तरह, एमीटर परिपथ से होकर प्रभावित हो रही विद्युत धारा मापने के लिए काम आता है, जबकि वोल्टमीटर परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में काम आता है। और एमीटर फिर दूसरा लिखना है, एमीटर चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे होकर प्रवाहित विद्युत धारा मापी जाती है, जबकि वोल्टमीटर चालक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिससे आड़े विभवांतर मापा जाता है, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि थर्मिक अभिक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको VVI लगवाया है, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आंसर देना है, सटीक आंसर देना है कि थर्मिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है उस तरह से कि थर्मिक प्रतिक्रिया जो है, यानी कि थर्मिक जो है अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ जो है धातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया है। एल्यूमिनियम एक कम करने वाले तत्व के रूप में कार्य करता है और प्रक्रिया अधिकतम, ठीक है, या अत्यधिक एक्सोथर्मिक होती है और इसलिए इसे थर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। एल्युमिनियम किसी अन्य धातु के ऑक्साइड को कम करता है, इसका अधिकांश भाग आयरन ऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है थर्मिक अभिक्रिया का परिभाषा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि समीकरण सहित व्याख्या करें, तो समीकरण सहित व्याख्या किस तरह करना है, देखिए आपको लिखना है कि प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है Fe2O3 + 2Al, तिरचिन देना है
2Fe प्लस Al2O3 प्लस अत्यधिक उष्मा, और ये तीर चुन ऊपर कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। आपको किस तरीके से देना है, अत्यधिक ऊर्जा के बाद आपको इस तरीके से जो है तीर ऊपर के ओर जो है दे देना है। उसके बाद थोड़ा सा भाषा लिखना है कि थर्मिक प्रतिक्रिया का उपयोग थर्माइड वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर रेलवे पटरियों में शामिल होने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो देखिए, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप लोगों को अंतर बताना है, वो भी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, दोनों आधार पर जो आपको बताना है, तो दोनों को जो है मिला देना है। देखिए, मैंने आपको जो है ऑफलाइन में लिखाया था भौतिक के आधार पर जो है, भौतिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक का अम्ल में क्या अंतर है, और लिखा था कि रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे मिक्स किया गया है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखना है कि एथेनोइक और एथेनोइक अम्ल में अंतर, उसके बाद आपको ढांचा बना देना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना है, और एक बगल आपको लिखना है एथेनॉल और एक साइड लिखना है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। पहला लिखना है एथेनॉल में कि इसमें मीठी गंध होती है, और एथेनोइक में लिखना है इसमें तीखी गंध होती है। देखिए, ये जो है गंध वाला, ये भौतिक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, रासायनिक में लिखना है, पर दूसरा लिखना है कि यह जल में विलय है, लेकिन जल में विलय होने से ताप की उत्पत्ति नहीं होती है। और इसमें एथेनोइक में लिखना है कि यह जल में विलय है और जल में विलय होने से ताप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आपको लिखना है। और तीसरा लिखना है कि इसका उपयोग पेय पदार्थ की तरह भी करते हैं। तो इसका उपयोग किस तरह करते हैं, पेय पदार्थ की तरह हम करते हैं, ठीक है। और चौथा लिखना है कि इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, ठीक है। और इसमें इधर लिखना है एथेनोइक में इसका उपयोग पेय पदार्थ की तरह नहीं करते हैं, और चौथा लिख देना है इसका गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। तो इसमें याद रखिएगा, एथेनॉल में 156 केल्विन और एथेनोइक में लिखना है 290 केल्विन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर कह रहा है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले वृष्टि जीवों की संख्या समृष्ट में बढ़ सकती है। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि यदि जनसंख्या में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और वे परिवर्तन विशिष्ट की सुरक्षा एवं पोषण के प्रति अनुकूल प्राकृतिक अवस्थाएं उपस्थित करते हैं, तो विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या समिष्ट में बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। प्राकृतिक प्रभेद, चयन और आनुवंशिक अनुकूलता इस कार्य में विशेषण सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा, समझाइए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि यदि हम जो भी कचरा पैदा करते हैं, ठीक है, वह बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति कचरे को सही समय पर हानि रहित सामग्री में विघटित करने में समर्थ होगी। और आपको लिखना है कि बायोडिग्रेडेबल कचरे के ढेर मच्छरों, मक्खियों और कीड़ों के लिए एक प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं जो कई बीमारियों को फैलाते हैं। इस प्रकार से आपको 13 नंबर का आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। यानी कि जीवाश्म का क्या महत्व है, ये आपको बताना है कि विकास के संबंध में जीवाश्म का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसका किस प्रकार से आपको आंसर प्रदर्शन करना है। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आर्क्योपेट्रिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया और एविक यानी कि पक्षी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें रेप्टिलिया की तरह जबड़ों में दांत और अंगुलियों में नख थे यानी कि नुख थे, तथा पक्षियों की तरह इसमें डैने यानी कि पंख होते थे। और इसके अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि रेप्टिलिया तथा एविस का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है, जिसमें कि किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है
5 अंकों का है। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिए और अच्छे से जो है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे जो है आपका 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस सेट से। ठीक है, यानी कि ये 5 नंबरिया में 3 सेट आपका 3 को क्वेश्चन जो आपका कंफर्म आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है कि घरेलू परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं 2 स्थितियों की व्याख्या करें और इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतरों को सारणीबद्ध लिखें। यानी कि सारणीबद्ध से जो है इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच आपको अंतर बताना है। तो पहले आपको लिखना है कि घरेलू परिपथ में जो बिजली के खतरे होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में व्याख्या देना है। तो देखिए सबसे पहला आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे लिखना है कि शॉर्ट सर्किट के मामले में तार के साथ करंट बढ़ता है जो बिजली के उपकरणों को प्रभावित करता है, पहला हो गया। दूसरा आपको लिखना है कि जब मुख्यतः आपूर्ति पर भार होता है तो ये क्या होता है, भार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको 2 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर और जनरेटर के बीच जो है 2 प्रमुख अंतर को सारणीबद्ध लिखकर है, तो सारणीबद्ध इस प्रकार आपको लिखना है, 2 को अंतर बताना है, ज्यादा नहीं आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 को पूछा जा रहा है। तो एक बगल आपको लिखना है क्या है, विद्युत मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतर। एक बगल आपको लिख देना है विद्युत मोटर और एक साइड लिख देना है आपको जनरेटर। विद्युत मोटर में पहला ऑप्शन में लिखना है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जनरेटर में लिखना है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर में दूसरा ऑप्शन लिखना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जनरेटर में लिखना है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के सिद्धांत पर यह काम करता है। इस प्रकार से आपको 2 आपको जो है प्रमुख अंतर आपको बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है काफी वीवीआई है, जिसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ आरेख में जो ये आकृति दिया गया है आप देख पा रहे हैं, ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन का है। और ये जो श्रेणी क्रम संयोजन का जो आकृति दिया गया है R1 R2 और R3 जो व्यवस्थित किया गया है, R1 R2 यहाँ पे R2 होगा और यहाँ R3 होगा, ये जो व्यवस्थित किया गया और सेल की मदद से जो ये परिपथ को पूरा किया गया है। तो अब इस परिपथ में इसकी क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले देखिए यहाँ पे परिपथ कौन सा था, श्रेणी क्रम संयोजन का। और यहाँ पे क्वेश्चन इसका कह रहा है कि प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 2 ओम 4 ओम 6 ओम है तथा इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है। तो ए परिपथ का कुल प्रतिरोध, और दूसरा कहता है कि परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा का परिकलित कीजिए, और तीसरा कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रभावित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन का 3 को यहाँ पे दिया गया, 3 को सवाल पूछा गया है, तीनों मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहले आपको क्या कह रहा था कि इसका कुल प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे आ गया होगा कि R1 और R2 R3 का जो मान दिया गया था 2 ओम 4 ओम और 6 ओम। तो सबसे पहले लिखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यानी कि कुल प्रतिरोध R हो जाएगा, और ये जो तीनों प्रतिरोध दिया गया था ये तीनों प्रतिरोधकों का ये हम मान लिख देंगे, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाता है आपका 12 ओम। तो ये आपका जो है कुल प्रतिरोध हो गया। उसके बाद जो कहता था इसका जो है वोल्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि V बराबर होता है IR, ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए वोल्ट जो आपका कह रहा था कि ये 6 वोल्ट है। ठीक है, ये 6 वोल्ट है, तो आपको क्या करना है, 6 वोल्ट निकालना। धारा कितना है, धारा है 6, तो 6 वोल्ट है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, ये I का मान तो आपको पहले निकालना होगा, क्योंकि ये जो धारा ही कह रहा था ना कि विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा था कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए, यानी कि विद्युत धारा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है कौन से नियम से, ओम के नियम से। उसके बाद आपका जो है V का मान जो है 6 वोल्ट था तो 6 लिख देंगे, I का मान नहीं तो I लिख देंगे, R का मान था तो R कितना था 12, तो 12 निकाले थे ना प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, तो ये 12 निकला था। उसके बाद क्या करेंगे, I इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए ये गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6 बट्टा हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा कितना निकला, 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरह परिभाषा में लिख देना है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कह रहा था तीसरा जो कह रहा था कि विद्युत धारा प्रभावित विद्युत धारा प्रतिरोध से जो है परिकलित कीजिए, प्रतिरोध से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह लिखना है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा हो जाएगा IR2। ठीक है, IR2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
5 है, ठीक है, 0.5 गुना हो जाएगा। देखिए 3 गो प्रतिरोध था और 1 गो समतुल्य प्रतिरोध, तो 4 गो हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इससे हम इसको गुना करते तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो दशमलव का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए दोस्तों 0 वोल्ट हो जाएगा, ये आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, तो सॉरी 2 वाट हो जाएगा, आपका आंसर 2 वाट हो जाएगा यहाँ पे जो आप लोगों ने देख रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु का अंतर जो है आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर इस प्रकार है। यहाँ पे पहला जो है गुण लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका धातु और अधातु इस प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। और गुण में आपको लिखना है सबसे पहले चमक, तो उसमें धातु में लिखना है धात्विक चमक होती है, और इसमें लिखना है धात्विक चमक नहीं होती है। यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिख देना है धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है दूसरा में गुण में लिखना है चालकता। इसमें क्या होता है, धातु में होता है ताप और विद्युत सुचालक होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। या आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है धातु ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट और हाइड्रोजन सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे इतने सा भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको लिख देना है ध्वनि यानी कि आवाज, तो लिखना है कि पीटने पर आवाज होती है यानी कि ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसमें लिखना है और धातु में पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपका गुण में लिखना है भौतिक अवस्था। उसके बाद धातु में लिखना है कि साधारण ताप पर ठोस होते हैं, सिर्फ पारा धातु द्रव होता है, यानी कि सिर्फ जो है पारा ही कमरे के तापक्रम पर जो है ये द्रव में रहता है। उसके बाद धातु में लिखना है कि धातु जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है भौतिक गुणों के आधार पर जो है दोनों का अंतर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जो है 18 नंबर है, कहता है कि समजात एवं समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि समजात अंग और समरूप अंग, ठीक है, और ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि यह जो एग्जाम में पक्का आने वाला है। लिख के मैं कह रहा हूं कि यह जो चैप्टर से इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% ये फंसने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि समजात और समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे कि मेढक पक्षी के अग्रपाद रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी मेढक में कूदने और एवं जो है पक्षी में उड़ने का कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि इसके विपरीत जंतुओं में ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक समान कार्य करते हैं, उन्हें जो है समरूप अंग कहते हैं। जैसे हो जाएगा तितली और पक्षी के पंख। देखिए तितली और पक्षी के पंख जो है उसकी संरचना अलग अलग होती है, लेकिन कार्य जो है उड़ने का करता है, यानी समान कार्य करता है। इस प्रकार से आपको उदाहरण भी दे देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो सवाल पूछा जा रहा है इसमें कि कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा कह रहा है कि आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि कचरा प्रबंधन अथवा अपशिष्ट निपटान में कचरे को उसके आरंभ से लेकर उसके अंतिम निपटान तक के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं शामिल है। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक, जैविक, घरेलू, नगर पालिका, जैविक, जैव चिकित्सा, रेडियोधर्मी कचरे सहित सभी प्रकार के कचरे से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख देना इसी में कि देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि आप कचरा निपटान की समस्या कम करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो 3 तरीका आपको बताना है, तो आपको 3 तरीका भी बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बी नंबर में, कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अति हानिकारक है, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती बल्कि यह अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी बनता है। इससे निपटाने के लिए निम्नलिखित 2 तरीकों को अपनाया जा सकता है। तो पहला आपको लिखना है, कचरे में से कागज, प्लास्टिक, धातु, चिथड़े आदि चुन कर जो है अलग करके उनका पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। पुराने कागज और कपड़े के पुनः चक्रण में जो है पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक का बार बार उपयोग किया जा सकता है। देखिए प्लास्टिक का जो है बार बार उपयोग किया जाता है, उन्हें जो है पुनः चक्रण के द्वारा। उसके बाद आपको दूसरा लिख देना है
कि मिट्टी में दबाना, यानी मिट्टी में किसको, यानी कि अगर प्लास्टिक को हम मिट्टी में दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो गलने वाला नहीं है। तो आपको किस तरीके लिखना है कि जैव नवीकरणीय पदार्थों को मिट्टी में दबाकर कचरे का निपटान किया जा सकता है, उसे खाद प्राप्त कर खेतों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है आंसर लिख देना है। दोस्तों ये जो है सेट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, और भी सभी मॉडल पेपर का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें सभी विषय का आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है।